गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सी टेट का पेपर 2 का सीडीपी क्लियर करेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। और सीडीपी में खैर पेपर 1 पेपर 2 तो नहीं देखना चाहिए क्योंकि सीडीपी तो सभी लोगों के लिए यही है। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बार बार इस तरह से देता कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य नहीं कहेगा, कौन सा कथन सत्य है। पहला देखते हैं, छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा के समरूपी होना चाहिए। चलिए इसमें से अपना देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। तो कहता है ये कि छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो भेदों को स्वीकार नहीं करने की बात आई है तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, जो कि एक तरह से ये पूरी तरह से गलत है। कारण क्या है कि इसमें छात्र असहिष्णु होते हैं कह रहा है, वो भेदों को स्वीकार नहीं करते, जबकि बच्चे बहुत सेंसेटिव होते हैं और वो हर चीज़ों को स्वीकार करते हैं। उनके सामने अगर गलत चीज़ को भी रखिएगा तो वे स्वीकार करेंगे ही करेंगे। अब जैसे अब कहिएगा 2 जोड़ 2 5 होते हैं, है ना, तो वो 5 ही मानेंगे। या फिर उनसे कहिएगा यह आम के जगह पर कहिएगा ये आम नहीं अमरूद है, तो वो अमरूद को ही मानेंगे। तो इस तरह का तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। बहुस्तरीय शिक्षण, ये बहुत ही ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना। इसमें शिक्षक जो है बहुस्तरीय मतलब अलग अलग गतिविधियों द्वारा विधियों द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे जल्दी सीखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। दूसरा ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी, ठीक ना। चौथा ऑप्शन कहता है, संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। दूसरा क्वेश्चन का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस पर बारी बारी से देखते हैं। पहला कहता है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण करना। श्रेणीकरण करना कह रहा है कि हम रचनात्मक आकलन कर रहे हैं और बच्चों को अलग अलग छांटेंगे, है ना। तो हमें समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखना है, इसमें बच्चों को अलग अलग छांटना नहीं है। इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत। दूसरा कहता है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो ये थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इससे भी देखिए यहाँ पर होता है सी टेट में क्या होता है कि सभी ऑप्शन लगभग लगभग सही होते हैं। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होते हैं, 2 ऑप्शन लगभग लगभग सही होते हैं। तो हमें पूरा समझ लेना है, ये थोड़ा बहुत चलेगा। तीसरा देखते हैं, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। तो ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है ना।
चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि संकलात्मक आकलन का अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। मतलब हम संकल्पना करते हैं या फिर संकलात्मक आकलन करते हैं तो वो एक प्रकार से अधिगम का वो एक अभिन्न अंग है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 3 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसमें अलग अलग पेज पर आ गया है, इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग। 3 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र बनाने का निर्माण करने को कहती है। तो वह क्या है? मतलब ये कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए बात कर रही है। तो इसमें हमें देख लेना है कि क्या कह रहा है ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता को परीक्षण कर रही है। दूसरा, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों की समृद्धि को धीमी गति से जागृत कर रही है। रचनात्मक आकलन कर रही है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कारण क्या है देखिए, हम बारी बारी से हम लोग हटाते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि छात्रों को मुख्य बिंदु का सार लिखने के लिए क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है या कर रही है। हमें सार लिखने के लिए नहीं कहना है, पहली बात तो ये चीज़ कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु शीर्षक के विकास का प्रयास कर रही है। शीर्षक मतलब लिखने के लिए उसका प्रयास करे, शीर्षक कैसे लिखा जाए, तो ये भी हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत होता है। तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों की स्मृति को धीमी गति से जागृत कर रही है। धीमी गति से जागृत कर रही है, इसका मतलब क्या? मतलब जो विद्यार्थी की स्मृति होती है अलग अलग क्षेत्रों में बहुविकल्पिक होती है, तो धीमी गति से जागृत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक ना। इस तरह से हमारा बच गया ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक आकलन कर रही है। क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि अध्यापक या अध्यापिका है जो विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र निर्माण करने के लिए कहती है। मतलब वो अपने हिसाब से बच्चा करेगा, यानी कि वो रचनात्मक आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो पुनर्शोधित वर्गीकरण मतलब उसमें दोबारा से संशोधित करके उसका वर्गीकरण करता है और उसका मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। दूसरा, वस्तुओं को श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तीसरा है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। चौथा ऑप्शन है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। चलिए इसका लगाइए अपना अपना दिमाग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें हम लोग भी अब फिर से बारी बारी वही काम करते हैं, छांटने वाला काम। पहला कहता है
पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। पुनर्संशोधित, तो इसमें क्या करता है, पुनर्संशोधित करके और उसका मूल्यांकन करना है कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक में भी मिस्टेक ढूंढना है, जैसे एक बार सुधार चुका है फिर उसमें उसको फिर से मिलाया जा रहा है, कहीं फिर से तो उसमें नहीं ना है गलती। तो इस प्रकार में देखिए प्रदत्त आंकड़े, पहला ऑप्शन देखिए, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना के बात नहीं है क्योंकि और इसमें पुनर्शोधित कर रहा है ऑलरेडी, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। दूसरा कहता है वस्तु को श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का, मतलब बहुत छोटा पद्धति का निर्माण कर रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। अब देखिए एक बार छोटा सा और दिमाग में रखना है, हम लोग अभी 6 to 8 का बना रहे हैं, तो बच्चे 6 to 8 के उस लायक नहीं होते हैं, है ना, कि ग्राफ और चार्ट बना सकें, है ना, तो इसलिए इसको भी हटाना ही पड़ेगा। देखिए हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन 4 नंबर, एक समाधान का तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। यहाँ तार्किक सुसंगतता दिया गया है, तर्क करना है लेकिन सुसंगत होना चाहिए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 5th क्वेश्चन कह रहा है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित में से मूल्यों में से किसके विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आध्यात्मकता का क्रोध का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व करना। चौथा ऑप्शन है समुचित व्यवहार का उच्च अपेक्षाएं। देखिए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए विद्यार्थी, पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को किसी प्रकार की मांग न होना। भाई विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है कि शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में जो वंचित शिक्षार्थी हैं, अध्यापक अध्यापिका को किस प्रकार का विश्वास व्यक्त करना, कि विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों से ही तो मांग की जाएगी कि आप इस तरह से हमें करके दो या फिर उस तरह करके दो, ये करो वो करो, तो मांग तो रहेगी ही शिक्षक की। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। भैया पढ़ाने जा रहे हैं आप, क्रोध का प्रयोग बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, आप बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। चलिए तीसरा है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना, तो ये हमारा राइट आंसर हो रहा है। उनके साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देना पड़ेगा क्योंकि ये जो शिक्षार्थी हैं ये वंचित शिक्षार्थी हैं। क्वेश्चन में यहाँ सीधा लिखा हुआ है वंचित शिक्षार्थी हैं, है ना। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, समुचित व्यवहार का उच्च अपेक्षा करना। उच्च अपेक्षा माने बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा कर लेना, हम ऐसा पढ़ा दिए तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, तो ये नहीं चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा कट गया है। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या का निपटा जा सकता है। हकलाना जैसे बोलते समय थोड़ा बहुत बच्चे ये होते हैं, लटपटा जाते हैं, उसी को बोलते हैं हकलाना अपनी भाषा में। तो चलिए इस पर अपना लगाइए दिमाग। कहता है कि परिणामकारी वाक्य, दूसरा कहता है लंबित वाक्य,
तीसरा है अनुश्रुत वाक्य और चौथा है प्रवर्तिक वाक्य। तो 6 का हो जाएगा आपका, देखिए परिणामिक वाक्य तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कह रहा है हकलाना, तो परिणाम की ओर तो जाना ही नहीं है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तिक वाक्य, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सीखने के अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा एवं सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है। पहला है उपचारात्मक प्रस्तुतर, दूसरा है अधिगम व सार्वभौमिक प्रारूप, तीसरा है संग्रथित अधिगम और चौथा है हस्तक्षेपी अधिगम। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और। कहता है सीखने में असक्षम है मतलब डिसेबल है बच्चा, उसको हम लोगों को क्या करना है, सहयोग पर बल देना है और गैर अधिगम नकारात्मक तकनीकी जैसे कि तत्काल सूचना। तो इसमें जो होगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, संग्रथित अधिगम, क्योंकि इसमें हम बहुत प्रकार की अधिगम को एक बार में ले रहे हैं। उपचारात्मक में आपका बहुत से लोग उपचारात्मक लगाएंगे लेकिन उपचारात्मक होगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार का जो उपचारात्मक होता है वो किसी विशेष परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 कहता है कि एक समावेशी कक्षा है जहाँ, अब समावेशी कक्षा थोड़ा सा मैं परिभाषा दे देता हूँ। समावेशी कक्षा उस सम प्लस आवेशी मतलब एक ही समान के विभिन्न पृष्ठभूमियों के विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे एक ही कक्षा में जब पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं समावेशी कक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 देते हैं, समस्याओं को अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों को सक्रिय भागीदारी रहता है। तो देखिए इसमें समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ताओं के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तीसरा है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। चौथा है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदन पुस्तक से ही पढ़ाते हैं। इसमें से देख लीजिए कौन सही होगा। समावेशी कक्षा के संदर्भ में देखिए ऑप्शन नंबर 4 पर देखिए, इसमें कह रहा है अध्यापन केवल अनुमोदन पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। मतलब समावेशी क्या शिक्षक केवल और केवल पुस्तकों से पढ़ाते हैं? ये ऑप्शन गलत है, पूरी तरह गलत है। तीसरा देख लेते हैं, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, तो न्यूनतम श्रेणी का मतलब एक पासिंग मार्क कंप्लीट न कर ले तब तक हम उसी को पढ़ाते रहेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है।
ऑप्शन नंबर एक की तरफ आते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने के लिए संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण क्या है इसमें देख लीजिए। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ताओं के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। मतलब एक टीचर है जो कि हर एक बच्चा को ध्यान में रखकर उसके लिए एक नई तकनीक नए तरीके को ला करके वो पढ़ा रहा है। इस प्रकार से आठवां का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 थोड़ा सा कट गया है ना। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। वाह। तीसरा देखिए, अन्य विद्यार्थियों की तुलना के समान प्रकार के परंतु उपेक्षात्मक अधिक अभ्यास। चलिए ठीक है। चौथा देखते हैं, उसे अपनी समवयस्की साथियों को अनुशासित करने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वो व्यस्त रह सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिए। तो देखिए, निगेटिव टैग वर्ड को पहले हटा दीजिए, पॉजिटिव टैग वर्ड को रख लीजिए। वही है सीटेट आप निकाल सकते हैं। मन में से आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम स्कूल में पढ़ा रहे एक शिक्षक हैं। हमें बच्चों को पूरी तरह 100% एफर्ट लगाना है। किसी प्रकार का आलस्य या नहीं रखना है और हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ रहना है। तब आपका सीटेट का क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए तो जरा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है, उसे अपनी समवयस्की साथियों के अनुदेश अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। मतलब ये बिजी रखने का, कैसों क्लास को बिजी रख देना है, तो ये गलत बात है। 3 नंबर देख लीजिए क्यों नहीं होगा। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। आप बच्चों के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अरे उससे देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, अरे तुम तो बहुत खराब हो, तुमसे नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक शिक्षण जो है बच्चों को डिमोरलाइज करता है। दूसरा कहता है कि संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। मतलब जल्दी जल्दी आओ और फटाफट अपना ये ख़त्म कर लो। सिलेबस हो या फिर चैप्टर हो या फिर किताब हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी निगेटिव है। पॉजिटिव 1 में है। देखिए कैसे, निम्नलिखित विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ये सही है, क्योंकि देखिए हम एक टीचर हैं और विज्ञान की एक नई पुस्तक का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो हम उसमें कौन कौन सी समस्या है, बच्चे कहाँ कहाँ डाउट फील करते हैं, वो हमको पता है, तभी हम ये चीज़ कर रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानीय स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों से
भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। अब हम लोग थोड़ा सा जो निगेटिव टैग वर्ड होगा उसी समय एट ए टाइम छोड़ते जाएंगे। तो 10 का जो है पहला इसमें कह रहा है अध्यापकों को संवेदनशील न होना। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है देख लेते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर भिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। मतलब अध्यापक संवेदनशील नहीं है और बच्चे भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। दूसरा देखते हैं, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। चलिए इसको देखते हैं, इसको बाद में हम करते हैं डिस्क्राइब। तीसरा देखते हैं, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसे आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। अब विद्यालय में श्यामपट्ट नहीं है या शौचालय नहीं है, इसी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि इसको भी हम लोग नहीं मान सकते हैं। चौथा देखते हैं, अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। मतलब टीचर को सैलरी कम मिलता है, इसीलिए कम सैलरी में अयोग्य व्यक्ति वहाँ पर पढ़ा रहा है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्यों सही है, एक बार इस पर हम लोग आते हैं। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते, मतलब जो किताब में लिखी गई हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं इसलिए उसको छोड़ देते हैं पढ़ना, उनके लिए वैकल्पिक पाठ्यचर्या न होना। मतलब उनके लिए कोई वैसा किताब न होना जो उनमें रुचि पैदा कर सके। अब कोई चीज़ है बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कहीं कहीं देखिए किसी किसी किताब में कीवर्ड दिया रहता है कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, तो वो कीवर्ड न होने के कारण और वो बोरिंग लगने लगता है बच्चों को, तो बोरिंग लगने के कारण वो पढ़ना छोड़ देते हैं। बोरिंग लगता है, हम ही लोग को देख लीजिए ना, जो चीज़ हमें बोरिंग लगता है वो हमें पढ़ने का कम मन करता है। अब जैसे साइंस वाले को दे दिया जाए हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री वाले को दे दिया जाए मैथ पढ़ने के लिए, तो थोड़ा बहुत बोरिंग उनको लगना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम लोग। आते हैं अधिगम अक्षमताएं। मतलब अधिगम में अक्षमताएं कैसी होती हैं। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। मतलब अपरिवर्तनशील नहीं होती, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब अधिगम अक्षमताएं तो ऐसी नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। तीसरा है वस्तुपरक तथ्य है। मतलब अधिगम अक्षमताएं जो हैं ये जो हैं वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। भैया सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिगम से बहुत ही मिलता जुलता है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं फिर से, अधिगम अक्षमताएं जो है पठन अक्षमताएं के पर्याय हैं। मतलब अधिगम अक्षमताएं पठन अक्षमता के पर्याय हैं। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, और पठन अक्षमताएं के पर्याय है मतलब केवल पढ़ने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, कह रहा है सामान्य या उनकी अधिक बुद्धि लब्धांश वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है, कि बहुत हाई क्वालिटी का उसका लेवल है लेकिन कहीं कहीं वो भी
बहुत उसमें भी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसमें आते हैं हम लोग। कह रहे समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, पहले आप लोग प्रेडिक्शन लगा लीजिए, आशा कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद समस्या समाधान प्राय उन विद्यालय में सफल है जहाँ पर केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, केवल उच्च शैक्षणिक, केवल लगा है, ये जो केवल जो है ना बिल्कुल निगेटिव 100%, जहाँ देखिए केवल वहाँ मार दीजिए क्रॉस, सोचना भी नहीं है कि इस ये हो सकता है वो हो सकता है। दूसरा देख लीजिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। अध्यापक केंद्रित मतलब बच्चे को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम अपना गए भैया ये सिलेबस हम तो यही पढ़ाएंगे, जो किताब में दिया है प्रश्न उत्तर वही लिखाएंगे और हम अपने घर आएंगे, यही हो गया अध्यापक केंद्रित। हम बच्चे कितना सीखे क्या आता है उसके हमको मतलब नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। समस्या समाधान कर रहा है तो समस्या का समाधान तभी होगा जब अपने आप में हम परिवर्तन लाएंगे और पाठ्यचर्या को लचीला लाएंगे। चलिए ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। कक्षाओं में छात्रों को समसमूहीकरण उपलब्ध है। कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। समसमूहीकरण, हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं। समस्या समाधान जहाँ भी करना होगा हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं। समावेशी शिक्षा पर हमें फोकस देना है, एकल शिक्षा पर हमें फोकस नहीं देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। 13 कह रहा है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है। संज्ञानात्मक, यहाँ संज्ञानात्मक है, अंदर की भाव को व्यक्त करता है, तो इसमें पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है, मतलब नहीं बनता है ना। दूसरा कहता है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देना, मतलब कुशलता से हमको मतलब नहीं है, आपके व्यवहार से ही हमको अच्छा लगा तो आप ठीक है, नहीं लगा तो नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होता है। 3 पर अधिगम की एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। देखिए बच्चे जो होते हैं संज्ञान में तब लाते हैं वो जो सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं और समाज के द्वारा जो सीखते हैं बच्चे, वो ज़्यादा सुटेबल रहता है बच्चों के लिए। चाहे वो देखिए अधिगम जो होता है सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, समाज से ही वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। अब गांव है, बहुत पढ़ा लिखा है, गांव के सभी लोग शिक्षित हैं, तो बच्चे वहाँ के रहेंगे तो वो भी थोड़ा सा शिक्षित ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। और गांव में सब लोग चोर पड़े रहेंगे, है ना, किसके खेत में से क्या चुराना है, और बच्चा उसी माहौल में रहेगा तो देखिए वही चीज़ सीखेगा जो समाज में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं आगमन आगमनात्मक तार्किक व अनुप्रयोग पर आधारित होता है। तो संज्ञान जो होता है अनुप्रयोग पर कह रहा है, केवल अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होता है, समाज पर ही ये संज्ञान का नींव रहता है। आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लंबा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। मतलब
एक टीचर है, विद्यार्थियों की गलतियों में सुधार करना चाहता है, तो उसके पास कुछ ऑप्शन है, उसमें से कोई और एक ऑप्शन सही है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ में अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करते हैं। आगे देखते हैं। अगर त्रुटि संशोधित प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। वाह, मतलब कि अगर बच्चे त्रुटि को क्षुब्ध नहीं करते हैं, मतलब नहीं पहचान पाते हैं कि वो पढ़ाने में टीचर के द्वारा गलती हुई है, तो टीचर को भी नहीं समझना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, बच्चों को हम गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, तो हमें अपने काम कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये बात गलत है। तीसरा, उसे अपने विद्यार्थियों के प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों का प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करिए, लेकिन उसके लिए विद्यालय में देर तक मत बैठिए। आगे आइए। 4, उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों की अधिक संशोधन करना चाहिए। मतलब बार बार जो हो रहा है उसी पर ज़्यादा फोकस करें, जो हो कम हो रहा है उसको छोड़ते जाइए, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कह रहा है उसमें उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। चलिए 15 नंबर। 15 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि से संबंधित मतलब कहीं ना कहीं भाव से जुड़ा है, और नहीं है मतलब भाव से जुड़ा नहीं है। मतलब हमें निगेटिव टैगवर्ड को छांटना है इसमें। बाकी 3 कोई पॉजिटिव टैगवर्ड है और एक निगेटिव टैगवर्ड है, तो निगेटिव वाले को छांटना है। चलिए देख लीजिए। भावनाओं का आलोचना, मतलब सभी बच्चे तो भावनात्मक ही होते हैं, तो एक दूसरे के भावना को हम लोग आलोचना करें, अरे देखो ना ये कैसे सोचता है, देखो वो कितना अच्छा सोचता है, तो इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। आगे देख लीजिए। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में क्या संबंध नहीं है, तो ये तो करना चाहिए, है ना, तो ये करना चाहिए, अर्थात ये गलत हो जाएगा। भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये बिल्कुल होना चाहिए, तो यहाँ पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भावनाओं का प्रबंधन भी होना चाहिए, अर्थात ये भी सही है, तो ये सही होने के कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है संबंध नहीं है, यानी भावनाओं का आलोचना नहीं करना चाहिए, और ये नहीं है की बात कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का 50% क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया, और ये चैनल थोड़ा नया नया है, मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया है, हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें त्रुटियां हों। भाई आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आते हैं। 16 में कह रहा है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। मतलब किसी चीज़ का आकलन हो रहा है ना, तो देविका जो है इसकी उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, मतलब बहुत ही अंदर से जिज्ञासु हो जाती है, जबकि राजेश उतना ही हतोत्साहित हो जाता है, निराश टाइप पर अंदर से हो जाता है।
इन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो देखिए, पहला अनुकूलन के स्तर पर, विचारों का घनत्व, समयांतराल या फिर भावनाओं का पराकाष्ठ। तो ये जो होता है अनुकूल की परिस्थिति के अनुकूल इन लोगों का ये उत्साह में, किसी का उत्साह में उत्तेजना आता है तो किसी का मतलब अनुत्साहित हो जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, अनुकूलन का स्तर। देखो, विचारों का घनत्व तो नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई बात विचार हो नहीं रहा है। समयांतराल, समय का भी कोई अंतराल नहीं है, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। भावनाओं का प्रकाश, सोचने के लिए तो कहा नहीं जा रहा है, तो इसमें भावना भी नहीं होगा। यानी ये अनुकूल की बात कर रहा है कि किसी को आकलन से वो डर लगता है तो किसी को मतलब ये बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आते हैं हम लोग। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, मिड डे मील जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? किस अभिप्रेरणा की तरफ ये कर रहा है आपको? क्या यह संज्ञानात्मक है, क्या मानवीय है, क्या व्यवहारवादी है, क्या समाज सांस्कृतिक है? देखिए, समाज सांस्कृतिक तो है नहीं, है ना। संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, मानवीय भी नहीं होगा, बच गया ये व्यवहारवादी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं हम लोग। कह रहे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कौन सा विद्यार्थी किस तरह के वातावरण में रहता है उसको व्यवहार को देखकर समझा जा सकता है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावी शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है कि यह किस प्रकार के बच्चा सीखने के लिए है। इस तथ्य का अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? चलिए, 18 का देख लीजिए। पहला रचनावादी, तो यहाँ पर तो कोई रचना की नहीं जा रही है, खत्म। दूसरा सामाजिक रचनावादी, बिल्कुल समाज में देखिए, ठीक ना, यहाँ पर किया गया है क्वेश्चन में कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना का प्रभावशाली शिक्षा शास्त्री के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यानी यह समाज से ही रचना कर रहा है, यानी अर्थात यह समाजवादी रचनावादी है। व्यवहारवादी तो इसमें डायरेक्ट व्यवहारवादी दिया है। पारिस्थितिकी, हाँ, इकोलॉजिकल तो है नहीं इसमें कि भैया हम ऐसा हैं तो वैसे हैं, है ना। तो ये समाज में जिस प्रकार का संरचना है उसी के अनुकूल वो सीख रहा है, अर्थात ये सामाजिक रचनावादी ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? 19 का ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना। देखिए, खड़े रहने की अनुमति देना है मतलब कि ये पनिशमेंट है, हमें बच्चों को पनिशमेंट देना ही नहीं है, मानसिक या फिर शारीरिक दंड नहीं देना है। आप लोग डीएलएड या बीएड किए होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, बच्चों को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं और सामाजिक और मानसिक प्रेरणा भी नहीं दे सकते। 1 नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। बच्चों को ध्यान को
स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना है। मतलब बीच बीच में उसे छुट्टी दे रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम 4 दिन घर रहो, या फिर दंड दे दीजिए कि उसको 4 दिन घर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, या तुम ज़्यादा ही पढ़ लिए और तुम 4 दिन नहीं भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के भावनात्मक नहीं रखना है। बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में उसके सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बार बार सबके सामने डांटिएगा डपटिएगा तो बच्चा डेमोरलाइज होगा, हतोत्साहित होगा। तो 3 तो ऐसे ही कट गया जी। चौथा मार देना है। बच्चों को उस जगह बैठाना चाहिए जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। बिल्कुल राइट है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं और वो ध्यान दे रहा है, तो वैसे जगह पर बैठा दीजिए उसको कि उसका ध्यान कोई भंग न करे। जैसे पीछे बच्चे बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग आगे उठा कर देते हैं कि वो बात ना करे और उसके मन में ये बना रहे कि टीचर के हम सामने हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 20 में थोड़ा सा ग्राफ वाला है जी। 4 ग्राफ है, देखिए 2 ही इसमें आ पा रहा है, 2 बाद में दिखा दिया जाएगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। विकास को तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 में जो है, देखिए विकास का रेट जितना है उतना ही उसका आयु है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। मान के चलिए कि 10 साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है, तो दोनों का विकास बराबर ही होगा। बिल्कुल संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 की ओर आते हैं, तो विकास आयु बढ़ रही है। देखिए इधर से आयु बढ़ रही है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरा ऑप्शन में कि आयु बढ़ रही है। देखिए इधर से आयु बढ़ते जा रही है और इधर से देखिए विकास भी बढ़ते जा रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आयु बढ़ने के साथ साथ विकास भी बढ़े। तो 1 और 2 दोनों हमारा क्रॉस हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पर। देखिए आयु बढ़ती जाती है, ये ग्राफ हमारा सही है। आयु जो है पहले 4 नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 नंबर में ग्राफ में ये बनाया गया है कि पहले हटा लेते हैं, पहले ये 0 है, आयु भी 0 है और विकास भी 0 है। तो आयु 0 होने के साथ विकास बढ़ रहा है, फिर आयु धीरे 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 कम होते जा रही है। देखिए आयु धीरे धीरे कम होते जा रही है, लेकिन विकास भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। मतलब बढ़ रहा है विकास, फिर आयु भी बढ़ रहा है ना। फिर विकास का ग्राफ गिर रहा है और आयु का भी ग्राफ, तो आयु का ग्राफ है गिरेगा नहीं ना भाई। अब मान के चलिए आज लड़का 10 साल का है, तो आगे चल के वो उसका एज तो बढ़ेगा, वो हटेगा तो नहीं। लेकिन इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर इसका हाईएस्ट है, यहाँ पर इसका हाईएस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है ना। मान के चलिए यहाँ पर है, लेकिन जिस हिसाब से ये ऐसे बढ़ रहा है तो इस प्रकार आएगा, है ना। तो आयु धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इधर डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आयु और विकास जो है इस रेखिक में चल रहे हैं। मतलब आयु बढ़ रहा है, विकास भी बढ़ रहा है, लेकिन ये एक एक शेड्यूल में जा रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21।
एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। क्या बनाने में? वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। हीरा, डायमंड, है ना। उससे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया? भाई, जो वर्ग नहीं बना पा रहा है वो डायमंड कैसे बना पाएगा? ये चीज़ है, क्योंकि डायमंड थोड़ा प्रिज्माकार हो जाता है और वर्क तो सिंपल होता है, 4 सरल रेखा खंडों से जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो चलिए, कैसे अनुमान टीचर ने लगा लिया, देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1, विकास निरंतरीय होता है। ये तो बात सही है, विकास जो होता है निरंतर होता है, लेकिन विकास चौमुखी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। चलिए, ये भी सही बात है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ये भी बात सही है, लेकिन देखना है कि सबसे सही बात कौन है। विकास की प्रक्रिया एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो अब देखिए, इसमें चारों लग रहा है सही है। कह रहा है पहला ऑप्शन विकास निरंतरीय होता है। तो निरंतरीय तो होता ही है, लेकिन निरंतरीय होता है तो इसमें वर्ग और डायमंड बनाना है, हीरा और वर्ग। तो निरंतरीय होता है तो इसमें हीरे और वर्ग से कोई तुलना नहीं हो रहा है। अलग अलग लोग के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो भैया इसमें क्या मतलब रखता है? यहाँ पर वर्ग और हीरे की बात करें तो यहाँ पर भी ये तो मतलब एक तरह से एक भाव हो गया, उससे कोई संबंध नहीं स्थापित कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। हाँ भाई, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर आपको हीरे का चित्र बनाना है तो पहले वर्ग बनाएंगे, फिर उसके ऊपर खींचते जाएंगे, एक निश्चित बिंदु लेंगे और उसकी चारों कोण को जोड़ेंगे, तब ना बनेगा जी। तो वो क्या होता है, एक क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 22 में आते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए इस प्रकार से किया गया है। कह रहा है मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण, परिवेश को ही वातावरण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है आनुवंशिकता और परिवेश। तो कौन है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये क्यों गलत है, कहाँ गलत है। देखते हैं, भारत सरकार के विभेदनात्मक क्षतिपूर्तकता संबंधित नीति मानवीय विकास के प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित है। तो इसमें देखिए जो है आनुवंशिकता और परिवेश के बारे में कोई चर्चा नहीं है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। देखिए भाई, आनुवंशिकता परिवर्तित कैसे होगा, है ना। माता पिता का जो जीन होगा वो परिवर्तनशील नहीं होता है। हाँ, वातावरण भले परिवर्तनशील होता है। चौथा देखिए, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित होती हैं। नहीं नहीं, व्यवहारवाद जो होता है वो आपका वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है और आनुवंशिकता पर भी। इस प्रकार हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। 23 में हम लोग आते हैं।
सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित होती है? परिवारों के मध्य में विद्यार्थी का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। प्रतिरोधात्मक कह रहा है जी, है ना। मतलब समझौतापूर्ण कह रहा है तो वो तो ठीक है, विद्यार्थी होगा, लेकिन प्रतिरोधात्मक समाजीकरण मतलब एक दूसरे का विरोध करने वाला समाजीकरण, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है मूल्यों और अभिवृत्तियों को शिक्षण एवं आकलन। मतलब मूल्य जो है उसका वैल्यू जो है उसके शिक्षण का आकलन हम करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तीसरा है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। इसमें कह रहा है अध्यापक व साथियों, ठीक ना, ऐसा समाजीकरण होना चाहिए जिसमें साथी और अध्यापक के अनुकूल जो भी निर्देश मिलता है उसी को चुपचाप अपना लेना। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। शिक्षक कह रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन साथी भी जो कह रहा है उसके अनुसार भी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब चौथा देख लीजिए, सामाजिकरण के संदर्भ में देख रहिए, क्वेश्चन को भी पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो टीचर कह रहे हैं वो सही है और उसके जो सहपाठी कह रहे हैं या फिर दोस्त लोग बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा। कह रहा है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, तो हमें विद्यालय के संदर्भ में देखना है। चौथा कहता है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत देना, जो कि बिल्कुल सही है। विद्यालय के संदर्भ में न पूछ रहा है तो हम इसमें विद्यालय नहीं कह रहा है, किसी में विद्यालय के बारे में नहीं कह रहा है ना। इस प्रकार हमें चौथा ऑप्शन सही होता है। 24 ये छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? अब जीन पियाजे जो थे उनका संज्ञानात्मक विकास था, उनसे ये नहीं निकाला जाएगा। देख लेते हैं। खोजपूर्ण अधिगम पियाजे से संबंधित नहीं है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, हाँ, ये जो संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे का है, जीन पियाजे का, ये उन्होंने शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को बताया। बच्चों के अधिगमकर्ताओं का तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये पियाजे का नहीं था। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, व्यक्तिगत वैगोत्सिकी का था, ये इनका नहीं था। अब देखिए ये जो चीज़ है 24 नंबर, ये आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये आप कॉन्सेप्ट जब पढ़िएगा तब ये होगा। कथन कौन किसका क्या कथन था क्या नहीं है वो पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसका नोट्स है, इसका भी क्लास इसी चैनल पर कराया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 25 में क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण है? यहाँ पर अब आगे देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास। अब इसमें जो पढ़े होंगे कोहल वर्ग, जीन पियाजे, है ना, लेवाइगोत्स्की, तो उनका जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे। फिलहाल तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। चलिए, सभी संस्कृति के संदर्भ में चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है, यही कथन था जो शुरू में ही दे दिया है। विभिन्न चरणों की गैर पदानुक्रम को आगे की ओर बढ़ते रहना गलत है।
चरणों में परिवर्तनशील अनुक्रम, ये भी गलत है। विभिन्न चरण, मतलब यही था, सभी संस्कृति के संदर्भ चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से नैतिक विकास होता है, ये कोहल वर्ग का सिद्धांत था। पेडागोजी का हम एक नोट्स भी रखे हैं और हम बनाए भी हैं, जिसका क्लास इसी चैनल पर कराया जाएगा। देखते हैं, अभी कॉन्सेप्ट से ही पकड़ाएगा, क्योंकि कौन सा कथन किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने किस जानवर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये सब चीज़ें जो होगा कॉन्सेप्ट पर ही होगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए। 26 क्वेश्चन। देखिए भाई लोग, ये चैनल नया है और थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता रहता है, मोटिवेट आदमी होते रहता है कि हमने मेहनत किया, तो चलो भाई इतने लोगों को अच्छा लगा। चलिए 26 नंबर को हम लोग देखते हैं। खाली स्थान कक्षा में वास्तविक पहले इसको कर लो। डॉट डॉट कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए एक अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव के परस्पर ग्रहण करते हैं। क्या कह रहा है, सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अध्यापक केंद्रित, मतलब केवल अध्यापक के ही है। अध्यापक केंद्रित क्या होता है कि अध्यापक के अनुसार ही क्लास चल रहा है। तो भैया अध्यापक चल रहा है, तो इसमें छात्र, अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं, तो अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं। दूसरा आए सामाजिक रचनात्मक, पारंपरिक रचनात्मक। तो देखिए पारंपरिक भी नहीं होगा, रचनात्मक भी नहीं होगा, सामाजिक रचनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि इसमें देखिए बच्चे हैं, ठीक ना, और उसमें एक शिक्षक है जो एक दूसरे के पूरक अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रचनात्मक तो हो रहा है, लेकिन ये एक सामाजिक दृष्टिकोण में हो रहा है, तो यहाँ पर ये सामाजिक हो जाएगा। 26 नंबर आते हैं, 27 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, क्या कह रहा है, समान शैक्षिक अवसर, मतलब एक बराबर शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कह रहा है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, मतलब समान शैक्षणिक अवसर दिया जाना है। चलिए आगे आते हैं। ऐसी शिक्षा पाएं जिनमें अनुकूल हो तथा उनमें भविष्य में कार्यों में सहायक हो। आगे आता है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट है हमारा, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। भाई ये क्षमता सिद्ध मत कराओ यहाँ पर। बाकी 3 ऑप्शन तो तीनों आप सभी अपने आप में हैं, लेकिन इसमें देख लेना है, सी टेट में यही होता है। कभी कभी ऐसा आएगा ना कि सारा ऑप्शन ही लगेगा सही है, लेकिन उसमें से केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा। सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सही होगा। तो कह रहे समान शैक्षिक अवसर, माने सबको शिक्षा का अवसर देने का मतलब क्या है, बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से, समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्रदान करें। अच्छा, ऐसी शिक्षा पाएं जो किसी अनुकूल हो
जिसके लिए अनुकूल हो तथा उसे भविष्य के कार्यों में सहायक हो सके। हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कि भविष्य में वो हमारे लिए कार्यरत हो, है ना। रंग भेद वो ये भी सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही है। 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब 28 पर आते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? अब देखिए वही बात हो गया कि पियाजे ने 4 प्रकार के आकलन किए, तो चारों प्रकार में किस कौन कब कैसे हुआ, किस जानवर पर ये एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से कथन दिए, तो ये सब हम लोग इनकी भूमिका को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। जिसका क्लास हम इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे तुरंत ही। तो देखिए 28 में अहम केंद्रित भाषा बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना भी नहीं किए थे, आनुवंशिकता भी नहीं किए थे, सामाजिक अंतःक्रिया किए थे। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। चलिए 29 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गणितीय आधारित पर है, जिसको हम बाद में करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षक हाउडन गार्डन के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हम देखिए फिर आ गया वैज्ञानिक वाला। तो गार्डन साहब जो थे हमारे, क्या चीज़ के थे? देखिए विभिन्न बुद्धियों द्वारा विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रम है, ये नहीं है, इसको हटाते हैं। अनुदेश के प्रारूप में निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षणिक नवाचार को सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। कह रहा है किसी एक विशिष्ट शैक्षणिक नवाचार, मतलब किसी एक ही बात को ऊपर लेकर चलना है, गलत है, हटाइए। तीसरा देखते हैं मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बात तो सही है, और यही उनका कथन था। 4 बुद्धि विशेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक बुद्धियों को अंतःक्रिया है, नहीं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक के विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, है ना। तो इस प्रकार हमें हम लोग का 30 क्वेश्चन का एक टारगेट कंप्लीट हुआ। देखिए भाई लोग, आप लोग चैनल नया है हमारा, हम लोग का चैनल का परिवार नया है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब को भी कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।